चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट ऑन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब ये लेक्चर में हम देखेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसके एसेंशियल्स क्या है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट टाइम की है। अगर आपकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होती है देन दिस क्वेश्चन इज मोस्ट IMP फॉर फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? देखते हैं कि भाई तुम्हारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। The future features of life insurance contract, that is what are the characteristic of life insurance contract. The number one, किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है? तो since the insurance contract is a sort of contract, it is approved by Indian Contract Act. ये एक जात का कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज जो इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H, याद रखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H एंड सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव फॉलोइंग एसेंशियल, जो आप ऑलरेडी 5th सेमिस्टर बिलो में पढ़ चुके हो कि सेक्शन 10 में आपने पढ़ा था कि व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है तो आप लोगों ने पढ़े थे। तो पहला आपका एसेंशियल था, सबसे पहला जो आपका एसेंशियल था वो था ऑफर एंड एग्रीमेंट। ऑफर एंड एग्रीमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि भाई पर्टिकुलर कोई बंदा ऑफर करने वाला होना जरूरी है। क्लियर? क्या करने वाला होना जरूरी है? ऑफर करने वाला होना जरूरी है। एंड नंबर 2 एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के अंदर भी हमने यही चीज पढ़ी थी कि जो एक्सेप्टेंस होगा वो तुम्हारा वैलिड एक्सेप्टेंस होगा और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होगा। अगर एक्सेप्टेंस के अंदर आपने कंडीशन डाल दी तो वो आपका वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं गिना जाएगा। क्लियर? समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। When the person to whom the offer or proposal is made, जिसको ऑफर या प्रपोजल किया जाता है, सिग्निफाई हिज असेंट। असेंट का मतलब होता है जब वो अपनी इच्छा लोगों के सामने एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है। द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन इंश्योरेंस इज टिपिकल इन नेचर। The proposal form is completed by the proposal along with the proposal form first premium is paid। याद रखना, जैसे ही वो इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी का फॉर्म भरता है तो उसको एट द टाइम फर्स्ट प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एंड द रिस्क विल कमेंस एज सून एज द लेटर इज डिस्पैच्ड बाय द इंश्योरर। जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी ने उसको लेटर दे दिया उसके एक्सेप्टेंस का तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्क चालू हो गया, कमेंस हो गया। पॉइंट नंबर 2, लीगल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, समथिंग इन रिटर्न। The presence of lawful consideration is essential. The insurer must have some consideration in return of his promise to pay fixed sum at maturity or that whichever में बे केस है ना, जिस प्रकार का केस होगा मरने के बाद या तो अमुक समय खत्म होने के बाद। The fixed premium is consideration and subsequent premium are mainly condition to the कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो होगा ना कि आप ईयरली प्रीमियम पे करते हो, मंथली पे करते हो, क्वार्टरली पे करते हो, हाफ ईयरली पे करते हो। पॉइंट नंबर 3, फ्री कंसेंट। कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बोथ द पार्टी मस्ट बी ऑफ सेम माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ टू पार्टी डू नॉट मीट इन दिस रिस्पेक्ट देयर इज नो परफेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन देम। इन इंश्योरेंस बोथ द पार्टी यानी इंश्योर्ड एंड इंश्योरर बोथ मस्ट नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ रिस्क टू बी अंडर रिटन। यानी जब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो तुम्हारा माइंड फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, कोई जबरदस्ती से नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप लोग किसके साथ इंश्योरेंस कर रहे हो, किसकी कंपनी में कर रहे हो और उसके अंदर कितना रिस्क कवर है और क्या नेचर ऑफ एक्सटेंड अंदर अवेलेबल है। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। लीगल ऑब्जेक्ट, कॉमन चीज है लीगलिटी।
द कॉन्ट्रैक्ट विल बी लीगल व्हेन द सब्जेक्ट इज लीगल, यानी जो सब्जेक्ट के ऊपर करा जा रहा है वो लीगल होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करना, और फैमिली अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस एट द डेट ऑफ द इंश्योर। तो लीगल हुआ ना कि भाई मरे हुए का इंश्योरेंस नहीं होता। क्लियर? जो मर गया उसके बाद बोले मेरे अंकल का एक्सपायर हो गया उनका इंश्योरेंस कराओ, नो, वो लीगल है, सही है, समाज में है, उसके बाद उसका इंश्योरेंस किया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव विल बी लीगल ओनली व्हेन देयर इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट हुआ, कौन सा? पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट। अब पॉइंट नंबर 2 क्या था? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये सब चीज इतना डिटेल में वापस नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में पता है फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड द इंश्योर मस्ट पजेस, द इंश्योर्ड यानी जिसने कराया है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी नहीं, व्यक्ति या फैमिली, द इंश्योर मस्ट पजेस एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। The essential of valid insurable interests are following. There must be subject matter to be insured. Subject matter होना जरूरी, किसके लिए किया जा रहा है? The policy holders will have monetary relationship, कुछ ना कुछ relationship होना चाहिए, the relationship which is measured in terms of money value. And the relationship between policy holder and subject matter should be recognized by law. मैं उसी का इंश्योरेंस करा सकता हूँ जो मेरे लीगल है, मेरे रिप्रेजेंटेटिव मेरे है। क्लियर? मैं किसी और की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करा सकता, एक जनरल सेंस की बात है। एंड पॉइंट नंबर 4, द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी होल्डर एंड सब्जेक्ट मैटर शुड बी सच दैट पॉलिसी होल्डर इज इकोनॉमिकली बेनिफिट बाय द सर्वाइवल। क्लियर? ये तुम्हारा हुआ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 3, अटमोस्ट गुड फेथ। ऑलरेडी मैंने बताया था कि जब भी तुम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो अपने बताया था कि आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी को जो जो सिर्फ कंडीशन है, जो जो सर्कमस्टेंसेस है, सब आपको बतानी पड़ेगी, और इंश्योरेंस कंपनी भी आपको सब जो टर्म्स एंड कंडीशन है बता देगी। अगर दोनों दो में से अगर एक भी इंसान कोई बेसिक सर्कमस्टेंसेस बताने में नाकाम रहता है तो ऑटोमेटिकली जो अंडर राइटर जब इस पे स्टडी करेगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, तो वो इसको कैंसिल कर देगा। देखो लिखा हुआ है, principle of utmost for apply to all form of insurance. Both the parties of insurance must be of same mind at the time of contract. There should not be misrepresentation या तो non disclosure containing to the fraud in insurance contract. Both the party must disclose all material fact and fully. जो जो material fact है सब कुछ बताना फर्जियात है, जरूरी है। क्लियर? मटेरियल फैक्ट के अंदर क्या आता है तो ऑलरेडी भी हमने पढ़ चुका था। और मटेरियल फैक्ट विच अफेक्ट द जजमेंट ऑफ डिसीजन ऑफ द पार्टी। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा था मैंने, एज, तुम्हारा रेसिडेंस, तुम्हारी इनकम, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारी हैबिट, ये सब देखा जाएगा। अगर प्रॉपर्टी का है तो इसका ओनर कौन है, इसकी सिचुएशन क्या है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर क्या है, किसके नाम पे, ये सब भी दिखा बताना पड़ेगा। फेयर इनटू डिस्क्लोजर। फेयर इनटू का मतलब कि अटमोस्ट गुड फेट का मतलब होता है कि जो भी बताओ वो सच्चा बताओ। द अटमोस्ट गुड फेट से दैट ऑल मटेरियल फैक्ट्स विल बी डिस्क्लोज इन ट्रू एंड फुल फॉर्म। देयर शुड नॉट बी मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक ऑफ फ्रॉड या कंसीलमेंट। कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं बताना है। क्लियर? या तो ऐसा नहीं कि आधा सही बताओ आधा गलत बताओ। ड्यूटी ऑफ बोथ द पार्टी, ये दोनों दो पार्टी, यानी दोनों दो का मतलब इंश्योरेंस कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि जब वो इंश्योरेंस करती है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है इंश्योर्ड पार्टी को बता दे, वरना बागे आने वाले समय में फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई इंसिडेंट अपोजिट क्रिएट ना हो। फैक्ट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, ये भी पढ़ा कौन सी सिचुएशन बताने की जरूरत नहीं है। तो 5 पॉइंट भी है, लास्ट लेक्चर में मैंने 16-17 पॉइंट बताया। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। मैंने ऑलरेडी बताया प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हर कॉन्ट्रैक्ट पे लागू पड़ता है एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट पर्सनल इंश्योरेंस एंड लाइफ आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ये भी बताया था मैंने, पूरा सेम है, कुछ नया ही नहीं है। क्या इंडेमनिटी बताया? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोलता है कि अगर कुछ लॉस होता है, कुछ अन सिचुएशन अनकंडीशनल फाइनेंशियल लॉस क्रिएट होती है, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की, वो आपको पूरे के पूरे अमाउंट का रीइंबर्स करेगी। क्या करेगी? रीइंबर्स करेगी। अगर आपको कोई नुकसान होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंडीशन हो जाती है, कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है,
तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा के पूरा रीइंबर्स करेगी लॉस का। इसके अंदर मैंने अलग अलग पॉलिसी के बारे में भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। तो ये सब चीज आप डिटेल में ऊपर से ही देख लोगे, लास्ट लेक्चर में तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन के अंदर मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट, क्लियर। तो ये भी वहीं से देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन refer to the right of the insurer to stand in the place of insured after settlement after settlement आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। जैसे मैंने बताया था ना कि भाई सपोज मेरी गाड़ी, मैंने किसी ने मेरी गाड़ी को पीछे से ठोक दिया, नुकसान हुआ, तो अगर मैंने वो बंदे के पास से पैसा लिया इंश्योरेंस कंपनी पास से, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास सब्रोगेशन के मुताबिक रूल्स है, कायदा है कि वो मेरे पास से पैसा मांग सकती है, मेरे पास पूरा के पूरा अमाउंट ले सकती है। क्लियर, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अभी सब कंडीशन क्या है वो सब भी हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली डिटेल में देख चुके हैं। नेक्स्ट टाइप इज वारंटीज। तो वारंटी के अंदर भी मैंने दो चीज आपको बताई ली कि वारंटी आर एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस इम्प्लाइड, एक्सप्रेस वारंटी, ये सब भी हमने पढ़ा था। तो देयर आर सर्टेन कंडीशन इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर कॉल्ड वारंटी। वारंटी विच आर मेंशन इन द पॉलिसी, जो मेंशन की गई है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस, एंड विच आर नॉट मेंशन इन द पॉलिसी आर कॉल्ड इम्प्लाइड। वारंटी विच आर आंसर टू द क्वेश्चन आर कॉल्ड अफर्मेटिव, यानी जिसका जवाब आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि वारंटी विच आर आंसरेबल आर कॉल्ड affirmative warranty, and the warranty which are fulfilling certain condition are called promissory warranty। जो तुम्हारी कंडीशन के मुताबिक फुलफिल हो उसको बोलते हैं conditional warranty। This type of question are also liable to be asked in internal exam in terms of MCQ। क्लियर, तो ये भी पढ़ा था। उसके बाद था प्रोक्सीमेट कॉस्ट, ये भी हमने पढ़ा था लास्ट पॉइंट में। प्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या है, जो पेज नंबर 12 पे ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये चीज नहीं है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था, बट इसमें शॉर्ट सम में था, शॉर्ट पॉइंट में था। इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, नंबर 2 पॉलिसी, and number 3 policy money when payable। Marine and life policy can be freely assigned, but assignment under free fire and accident are not valid with prior consent to insurer। This is also may be asked in MCQ। क्या होता है? एंड द लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी क्या है? जीवन बीमा के जो आपको आपके मरने के बाद, या तो बेसिकली कितनी लाइफ पॉलिसी ऐसी होती है जो स्पेसिफिक टर्म कंप्लीट करने के बाद, ओवर करने के बाद आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। पॉइंट नंबर 9, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ऑर्डिनरीली द प्रीमियम वंस पेड कैन नॉट बी रिफंडेड। सीधी सी बात है कि अगर एक बार आपने प्रीमियम पे किया तो इंश्योरेंस कंपनी वो आपको रिफंड नहीं करेगी। बट हाउएवर इन द फॉलोइंग केस द रिफंड इज अलाउड। याद रखना, दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज helpful in your practical life as well as your professional life। Number 1, if there is a criteria mentioned in the agreement, the assured may pay full premium while affecting the insurance but may be agree to return it wholly or partly in happening of certain event। For example, special packing may reduce the risk। और number 2, for reason of equity, या तो कोई इक्विटी के कारण भी ये हो सकता है। बेसिकली सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये सब चीज आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली नेचर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए आपको कंपल्सरीली सबसे पहले जो जो चीज मैंने आपको बताई है, जो जो एक्सप्लेनेशन किया है प्रिंसिपल वाला, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको आ गया तो ये सब चीज ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशन में समझ में आ जाएगी। ओके।